हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को जानना, उन्हें याद करना। तो बच्चे चलिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम काफ़ी ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं इस बार, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी लंबी जा रही है। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाली है। देखना, अभी हमने इसी महीने लगातार 2 ऐसे स्टेट पढ़े हैं जिन्होंने कि अपने आप को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट थे? पहले अगर आपको याद हो तो मिजोरम ने सबसे पहले आपका डिक्लेयर किया था कि हम जो है कंप्लीट लिटरेट स्टेट बन गए हैं 98.2% लिटरेसी रेट के साथ में। मिजोरम के जस्ट बाद जो है आपका गोवा दूसरा ऐसा स्टेट बना था जिसने कि खुद को सेकंड फुली लिटरेट स्टेट जो है घोषित कर दिया था लगभग 99.7% के साथ में। अब बच्चे मिजोरम और गोवा के बाद में अब बारी है त्रिपुरा की। त्रिपुरा ने भी खुद को आधिकारिक तौर पर भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है घोषित कर लिया है। इसकी साक्षरता दर कितनी है? 96.5%। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इतने सारे जो है आंकड़े आ रहे हैं लगातार और अभी तक तो सेंसस नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो प्रश्न आता था कि भारत में सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन है, उसका आंसर होता था केरला। लेकिन वो जवाब जब हम देते थे तो वो जवाब देने के पीछे जो आपका आधार था वो था 2011 की जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पे हमें बताया गया था कि केरला भारत का सबसे ज्यादा साक्षर स्टेट है और यहाँ पे 94% के साथ में जो है आपका सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है बच्चे भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, थोड़ा सा याद रखना इस कार्यक्रम के बारे में। यह है आपका उल्लास समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने को समझना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये जो है आपका एक इनिशिएटिव कह सकते हैं, कार्यक्रम जो भारत सरकार का है। और इसके तहत जो है आपका क्या किया गया है, ये जो तीनों स्टेट हैं आपके, एक आपका मिजोरम है, एक आपका गोवा है और अब जाकर के आपका जो है ये तीसरा स्टेट आया है त्रिपुरा। इन्होंने खुद को जो है आपका फुली लिटरेट घोषित कर दिया है। और ये चीज बच्चे याद रखना कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, उनके द्वारा जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो क्राइटेरिया दिए गए हैं फुली स्टेट होने का, वो है आपका 95%। ठीक है, तो किसी भी राज्य की अगर साक्षरता दर 95% से ज्यादा होती है इस कार्यक्रम के अंदर, तो वो जो है खुद को पूर्ण साक्षर घोषित कर सकता है। ठीक है, उस क्राइटेरिया को याद रखिएगा। अभी तो हम 3 स्टेट पढ़ रहे हैं, आगे जाकर के बाकी स्टेट भी पढ़ते जाएंगे ना, लेकिन बाकी स्टेट जो है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे जितने कि 3 स्टेट है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत अपने आप को पूर्ण साक्षर घोषित करने वाले ये पहले 3 राज्य है। ठीक है, तो तीनों का नाम बच्चे आपको याद रखना है और तीनों की जो साक्षरता दर है ये भी याद रखनी है। अब क्या होगा, जब 2027 में दोबारा से सेंसस होगी ना, तब जो है इसको जो है आपका दोबारा से वेरीफाई करके दोबारा से जो है आपके आंकड़े रिलीज होंगे, तब सेंसस में पता लगेगा कि एक्चुअल जो आपका स्टेटमेंट है इन स्टेट्स का वो आपका कैसा है ना। तो ये थोड़ा सा आपको बच्चे याद रखना है कि अभी करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको ये जो 3 स्टेट हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा बच्चे आपका उल्लास अभियान के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस न्यूज के कारण उल्लास इनिशिएटिव जो है ये भी आपका चर्चाओं में है। तो बेसिकली इनिशिएटिव आपका क्या है और इसमें भारत सरकार जो है क्या क्या कर रही है, तो देखना बच्चे, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा को समझना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे कि 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा ना। ये जो है इसका ड्यूरेशन है इंप्लीमेंट करने का। अच्छा, एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, उसमें जो है इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दोनों को जो है आपका एक साथ इंक्लूड करके जो है आपका इसे आपका इंप्लीमेंट किया गया है। और इसके तहत बच्चे ये भी याद रखना कि ये जो आपकी स्कीम है ना, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके तहत जो है एक उद्देश्य भी रखा गया है। उद्देश्य यह है कि 2030 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो 2030 में हमें क्या करना है कि पूरे भारत को ही फुल्ली लिटरेट जो है आपका करना है ना। तो फुल्ली लिटरेट करने का मतलब यही है कि अधिकतर जो स्टेट है भारत का, कम से कम जो 50% से ज्यादा जो स्टेट है इंडिया के, उनमें जो है कम से कम लिटरेसी रेट कितनी हो जाए, 95% से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये करने का जो है आपका उद्देश्य रखा गया है। और लिटरेट होने का मतलब क्या है, भारत में साक्षर होने का मतलब क्या होता है, या फिर डेफिनेशन इसकी अगर हम ऑफिशियली कहें तो वो क्या होती है, वो ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति 9 साल से ज्यादा की उम्र का है और उसे किसी भी भाषा मतलब कि कोई भी भाषा बच्चे, जो एक लैंग्वेज है, ठीक है, किसी भी भाषा को पढ़ना आ रहा है और उसे जो है अगर वो लिख सकता है, ठीक है, तो वो जो है आपका लिटरेट कहलाएगा। तो इस योजना के तहत जो है आपका फुल लिटरेसी अचीव करने के लिए 2030 का वर्ष रखा गया है। ठीक है, और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है आपका 2022 से लेकर के 2027 ये जो है आपका ड्यूरेशन रखा गया है। तो उल्लास स्कीम के बारे में याद रखिएगा। इसके तहत जो है आपका ये लगातार
3 स्टेट जिन्होंने कि अपने आप को फुल्ली लिटरेट जो घोषित किया है उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो बच्चे 2027 की जनगणना है, सेंसस है, ठीक है, वो जब आपके आंकड़े रिलीज होंगे उसके अकॉर्डिंग तब हम देखेंगे कि भारत का जो सबसे साक्षर राज्य है वो आपका कौन सा है, ठीक है, ये जो है हम देखेंगे बाद में। अच्छा, अगली जो आपकी स्कीम है ये एक रिपोर्ट है, जैसे मैंने आपको कहा भी है कि जून के महीने में बहुत सारी रिपोर्ट हमें देखने को मिलेंगी। एक और रिपोर्ट है बच्चे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। अब ये जो आपका लिवेबिलिटी इंडेक्स है 2025 की, इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें ये दिखाया जाता है कि कोई भी शहर, कोई भी जगह कितने ज्यादा रहने योग्य है, ठीक है। पूरे विश्व भर में जो है कुछ शहर ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा जो है आपके रहने योग्य हैं, और कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर कि कोई नहीं रहना चाहता, या फिर वो जो है बहुत सारे रीजन की वजह से वो रहने योग्य नहीं है। तो इस इंडेक्स में यही बताया जाता है, और इस बार के इंडेक्स में जो है आपका दिल्ली और मुंबई दोनों ने जो स्कोर यहां पे गेन किया है वो आपका 60.2, ठीक है। इन्होंने जो है आपका 60.2 स्कोर गेन किया है, और सेम स्कोर के साथ में इनको जो है आपका सेम प्लेस पे भी रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो दिल्ली और मुंबई है, यानी कि भारत के जो 2 शहर हैं वो जो है आपका, ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि यही 2 शहर है जो कि इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है भारत के, ठीक है। तो इनको जो आपका रैंक मिला है उसे याद रखिएगा 141st, ठीक है। 141वें स्थान पे जो है आपका दिल्ली और मुंबई दोनों एक ही जगह पे हैं, क्योंकि दोनों ने एक ही जैसे अंक हासिल किए हैं। बाकी अगर हम इंटेलिजेंस यूनिट इसकी रैंकिंग की बात करें तो इसके अनुसार इंडेक्स में जो है 173 शहरों में वैश्विक औसत लिवेबिलिटी स्कोर जो है आपका 100 में से 76.1 था, है ना। तो थोड़ा सा जो ग्लोबल एवरेज है उससे तो थोड़ा सा कम है हमारा, है ना। 173 शहरों में आपका ये पूरा का पूरा इंडेक्स ये सर्वे किया गया, और 173 में से जो है आपका आया है, हमारा जो स्थान आया है वो है आपका 141st, ठीक है। और 141st पे भी हमारे जो है 2 शहर हैं, एक आपका दिल्ली है, एक आपका मुंबई है, इसे आपको याद रखना है। बाकी अगर हम इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका लिवेबल स्टेट है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो आपका सिटी है वो है बच्चे आपका कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ये आपका फर्स्ट प्लेस पे है। दूसरा जो है आपका वियना है, और तीसरे नंबर पे आपका ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। उसके बाद अगर हम लिस्ट की बात करें कि जहां पे कोई भी नहीं रह सकता है, सबसे कम रहने योग्य है, उसमें आता है आपका दमिश्क, ठीक है। दमिश्क जो है आपका दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर जो है आपका बना है। इसका स्कोर कितना है? 30.7, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। और बच्चे इसमें इसको ये जो आपके इंडेक्स है ना, ये भी हर साल ही निकलती है। पिछले 3 सालों से लगातार जो है आपका वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल, वो जो है लगातार 3 सालों से पहले नंबर पर बनी हुई थी। इस बार जो कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क में है, कोपेनहेगन ने जो है आपका वियना को पीछे छोड़ा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका चेंज हुआ है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कोपेनहेगन का नाम याद रखिएगा। और बाकी भारत की तरफ से 173 जो शहर हैं, इनकी लिस्ट में जो आपके 2 शहर हैं वो है आपका दिल्ली और मुंबई, ठीक है। और जो इनकी रैंक है वो भी याद रखिएगा। आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है रैंक, क्योंकि दोनों को सेम ही स्कोर जो है मिले हैं, इसीलिए दोनों को रैंक भी जो है आपकी सेम मिली है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एक चैंपियनशिप याद रखिएगा। भारत जो है पहली बार इस टूर्नामेंट को होस्ट करने जा रहा है, और टूर्नामेंट का नाम है आपका विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है आपका टूर्नामेंट का नाम है। इसके लिए लोगो और इसका जो शुभांकर है, मैस्कट है, ये जो है आपका इसका नामकरण किया गया है। तो आपको शुभांकर पूछा जा सकता है, शुभांकर याद रखिएगा। इसके मैस्कट का नाम बच्चे आपका विराज है, ठीक है। विराज जो है इसका मैस्कट का नाम है, और बेसिकली जो विराज है ना, ये एक हाथी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाथी भी जो है आपका एक ऐसा हाथी है जिसके एक पैर में जो है आपका प्रोस्थेटिक लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका ड्रोनिक ब्लेड जो है आपकी लगी हुई है, ठीक है। तो ये पैरालंपिक को एक तरीके से मतलब कि पैरा एथलीट को आपका डिनोट कर रहा है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि विराज जो है इस बार के जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, इसमें जो है आपका मैस्कट चुना गया है, और भारत पहली बार इस चैंपियनशिप को होस्ट करने जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगली आपकी जो न्यूज़ है ये स्टेट से रिलेटेड है। आपको पता है कि 21 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में योगा डे, ठीक है, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। तो इसके अवसर पर बच्चे आपका उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक घोषणा की है। इन्होंने क्या घोषणा की है? इन्होंने इस अवसर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि गैरसैंण में योग नीति 2025 शुरू की है। और आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि भारत में योगा पॉलिसी रिलीज करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो वो आपका उत्तराखंड है, ठीक है। योगा पॉलिसी है, ऑब्वियसली बात
बात है कि पॉलिसी के अंदर बहुत सारी जो है आपके पॉइंट्स होंगे। तो इस पॉलिसी के भीतर जो है उत्तराखंड ने, देखिए पहले तो सबसे उत्तराखंड योग नीति शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है। इसके तहत क्या क्या किया जाना है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत 5 अंतर्राष्ट्रीय योगा हब स्टैब्लिश किए जाएंगे 2030 तक। ठीक है, ये एक जैसे पॉलिसी होती है ना, कोई भी पॉलिसी बच्चे जब बनाई जाती है तो वो किसी उद्देश्य से बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका एक मतलब सोलो मोटो आप कह सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग हब। ठीक है, बनाना है इसे भारत को। ठीक है, और इसके लिए जो है पहले 2030 तक हमें क्या करना है, पूरे भारतवर्ष में जो है आपका 5 अंतर्राष्ट्रीय योगा हब जो है आपके बनाए जाएंगे। तो ये बच्चे याद रखना, योगा पॉलिसी आपकी रिलीज हुई है, उत्तराखंड के द्वारा की गई है। पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने की ये योग नीति, योगा पॉलिसी जो आपके रिलीज की है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट और भी हैं, सारे तो हम याद नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ हम याद रखेंगे, जिसमें से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में भी योग्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नीति के तहत राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में एक 2 आध्यात्मिक शहर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है पॉलिसी में बच्चे और भी बहुत सारी कुछ है, जैसे कि आप लोगों ने योगा सेंटर देखोगे जहाँ पे लोग जाते हैं, सुबह सुबह योगा सीखने जाते हैं, है ना। कई बार जो है आपके जो योगा सेंटर्स होते हैं वो पब्लिक भी होते हैं, कई जगह जो है आपके सरकारी इस तरीके से जो है आपके ऐसे हब भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी स्कीम है ये प्रमोट करिए योगा को। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि योगा में योगा को बिजनेस की जैसे अगर चलाना चाहता है, ठीक है, तो उसको जो है आपका इस पॉलिसी के तहत जो है उसको सरकार जो है फाइनेंशियली हेल्प भी करेगी। ठीक है, अगर वो अपना योगा सेंटर खोलना चाहता है तो उसके लिए जो है आपका फाइनेंशियली हेल्प जो है आपका उस व्यक्ति को किया जाएगा ना। तो पॉलिसी के भीतर बहुत सारे पॉइंट है। पॉलिसी का एक ही उद्देश्य है कि योगा को किसी भी तरीके से जो है उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड को ही पूरी तरीके से पूरा एक योगा हब के रूप में जो है तैयार किया जाए। ठीक है, और पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो योग शहर के नाम से पूरे भारतवर्ष में फेमस है ऋषिकेश, वो उत्तराखंड के अंदर ही आता है ना। तो ऋषिकेश तो है ही, ऐसे ही जो है आपका ऋषिकेश के जैसे ही बहुत सारे योगा हब जो है बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये काम किया है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। पॉलिसी में बहुत सारी चीजें और भी हैं। ठीक है, जहाँ पे जो आपकी सरकारी ऐसे आरोग्य सेंटर है, आरोग्य मंदिर या आरोग्य सेंटर है, उनमें जो है आपको योगा सेंटर भी आपका ओपन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति योगा में अपना बिजनेस खोलना चाहता है, नई चीजें करना चाहता है, तो उसको फाइनेंशियली हेल्प भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, और एक शहर जो है आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा, एक आध्यात्मिक शहर के रूप में। एक आपका आएगा, एक शहर आएगा, एक आपका कुमाऊं क्षेत्र में, एक आपका गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है उत्तराखंड की इस पॉलिसी के बारे में। अगले बच्चे एक न्यूज है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लेह लद्दाख में शुरू की गई है। याद रखना बच्चे, लेह लद्दाख की कैपिटल है। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस जो है आपकी यहाँ पे स्टार्ट की गई है। और आपको पता है कि लेह काफ़ी ज़्यादा हाइट में है। ठीक है, लद्दाख में आपकी आती है, तो लेह जो है आपका हाइट में है। तो हाइट में होने की वजह से एक और टैग दिया जा सकता है कि लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर कार्यरत है, और इसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली हाइड्रोजन बस सेवा भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा 2-3 चीजें इसके बारे में याद रखना। ये भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस सेवा है। ठीक है, कॉमर्शियल हाइड्रोजन जो है आपकी बस सर्विस जो आपके यहाँ पे ओपन की गई है। ठीक है, आपका कहाँ पे की गई जगह याद रखिएगा, लेह में है। ठीक है, लेह ऊंचाई पे है, इसीलिए इसे ये भी कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो है आपकी हाइड्रोजन बस सर्विस जो है आपकी ये है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आपको याद रखना है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लेह लद्दाख में शुरू की गई है। अगली जो आपकी न्यूज है ये है आपका यूपीएससी से रिलेटेड। यूपीएससी को आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी बच्चे आपका आईएएस की, आईपीएस के जो है आपके क्या करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और जो आईएएस के एग्जाम होता है, आप सभी को पता है कि इसमें जो है आपके क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। आपका प्री होगा, प्री के बाद में मेंस होगा, मेंस के बाद में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में जो है आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट के बाद में जो है आपका किसी बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यू के बाद में जो बच्चा है जिसने इंटरव्यू दिया है, कि जरूरी नहीं कि इंटरव्यू के बाद उसका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कंफर्म्ड है। ठीक है, तो बच्चे एक नई बहुत ही अच्छी जो एक इनिशिएटिव इनके द्वारा शुरू की गई यूपीएससी की तरफ से, इन्होंने एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल क्या है, प्रतिभा सेतु पोर्टल। ठीक है, अब प्रतिभा सेतु पोर्टल में जो है आपके यूपीएससी के द्वारा उन बच्चों के नाम कह सकते हैं, उन बच्चों की डिटेल रिलीज की जाएगी जिन बच्चों ने यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर किया है लेकिन वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए हैं।
अब ओवियस बात है बच्चे कि अगर कोई बच्चा प्री निकाल करके गया है, मेंस निकाल करके गया है, इंटरव्यू भी उसने क्लियर किया है, बस फाइनल लिस्ट में उसका नाम अगर नहीं आया है तो वो किसी न किसी तरीके की कैपेबिलिटी तो रखता है ना। जो बाकी बच्चे हैं जो नहीं पहुंचे यहाँ तक, उनसे तो वो कहीं ना कहीं आगे है, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके बच्चे हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन नहीं बना पाए लेकिन इंटरव्यू क्लियर किया हुआ है, उनको जो है आपका यहाँ पे एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ठीक है। उनको जो है यहाँ पे आपका यूपीएससी के द्वारा उनकी जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पे पब्लिक की जाएगी। और फिर क्या होगा इसके बाद में जैसे कि कोई आपकी सरकारी और एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, या फिर जो आपकी कंपनी होती है, पीएसयूज होते हैं, वो यहाँ पर जाकर के इन बच्चों से जो है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अपना कनेक्शन बिल्ड करके इन बच्चों को जो है आपका अपने जो एम्प्लॉय की तरीके से जो है आपका नियुक्त कर सकती है ना। तो इन बच्चों के लिए बच्चे आपका रोजगार प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने ये काम किया है, याद रखिएगा, ठीक है। नाम आपको याद रखना है, प्रतिभा सेतु पोर्टल है। सेतु मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रिज, है ना। जिन कंपनीज को, जिन एंटिटीज को, जिन ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके के जो आपके कैपेबल बच्चे हैं, ठीक है, जो कैपेबल बच्चे हैं उनकी जरूरत है, उनके और उन बच्चों के बीच में जो है आपका ब्रिज का काम करेगी, ठीक है। और वो जो पूरी इंफॉर्मेशन वो किसके द्वारा दी जाएगी, इन यूपीएससी के द्वारा दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर वो यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे तो उनके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उनके जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही है, बाकी जो उनकी चीजें हैं वो यूपीएससी के पास में होगी। तो उनका एक छोटा सा बायोडाटा जो है आपका या फिर रेज्यूमे जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और ये जो कंपनीज है, बाकी जो पीएसयूज हैं, वो यहाँ से जो है उन बच्चों के साथ में, जहाँ पे भी जिस भी बच्चे के साथ में उनकी जो क्राइटेरिया है, उनकी जो नीड्स है वो मैच हो जाएंगी, उस बच्चे को जो है आपका अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन बच्चों के लिए जो कि फाइनल सिलेक्शन नहीं बना पाए किसी वजह से, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो है आपका रोजगार का एक और चांस जो है देने के लिए यूपीएससी ने काम किया है, ठीक है। तो ये बच्चे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही अच्छा भी है ना। अगला स्टेट है बिहार। बिहार की मडोरा रेल इंजन फैक्ट्री ने अपना पहला 3000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन अफ्रीकी देश गुयाना को निर्यात किया है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। अब आपको पूछा जाएगा कि जो मडोरा रेल इंजन फैक्ट्री है ये कहाँ पे, आरआरबी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी है बिहार में, ठीक है। इस फैक्ट्री ने एक इंजन बनाया और इस इंजन को जो है आपका एक अफ्रीकी कंट्री को बेच दिया। अगर देश की बात करें तो गुयाना है बच्चे। अगर आप इसे देखेंगे ना, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका में जो है आपका ये पश्चिम वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपका सेनेगल है, ये आपका माली है, नीचे देखिए यहाँ पे आपका लाइबेरिया है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके कंट्रीज हैं, इसके पड़ोसी देश, और ये जो है आपका गुयाना है, ठीक है। तो इस कंट्री को जो है इन्होंने ये इंजन बेचा है। अच्छा, मडोरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री की बात करें तो इनको जीआई ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक तरीके से जॉइंट वेंचर है, आपको याद रखना है, और इनके द्वारा इस देश को अपना ये इंजन जो है आपका बेचा गया है। अगली न्यूज़ बच्चे आपकी केरला से रिलेटेड है। एक जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे एसएससी के लिए पढ़े चाहे आरआरबी के लिए पढ़े, तो इन्वायरमेंट जब हम पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट में एक आपका अलग से टॉपिक आता है, एक समस्या आती है आपका वेस्ट, जो वेस्ट है, किसी प्रकार का वेस्ट है, खास करके जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत ही बच्चे आपका केरला के हाईकोर्ट ने एक डिसीजन लिया है, और उन्होंने डिसीजन लिया है कि 2 अक्टूबर 2025 के बाद राज्य भर में 5 लीटर से कम की प्लास्टिक की बोतलें, 2 लीटर से कम के सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें, स्ट्रॉ, प्लेट, कप, कटलरी, पाउच, बेकरी बॉक्स इत्यादि एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर पूरी तरीके से बैन रहेगा, ठीक है। याद रखना, आपको पूछा जाएगा कौन से स्टेट नहीं क्या है ये, तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्लास्टिक है, उसको किस तरीके से आपका इस्तेमाल किया जाए, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसके मैनेजमेंट में जो सबसे पहला जो आपका कदम उठाया जा सकता है वो है आपका रिडक्शन का, कि अपने इस्तेमाल से ही इन चीज़ों को हटाया जाए, है ना। तो ये जितनी भी आपके बच्चे ऐसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये जितनी चीज़ें जो है आपके सिंगल यूज़ बनती है, हम एक बार इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में फेंक देते हैं, तो इन चीज़ों को जो है पूरी तरीके से आपका बैन लगाया गया है। केरला हाईकोर्ट ने आपके आदेश दिए हैं, और खास करके कहाँ पर, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, अब घर में हम लोग नहीं करते बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पर कि टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट को जो है अधिकतर ऐसी चीज़ें चाहिए होती है ना, वो अपने साथ में जो है अपना कटलरी लेकर के नहीं चलते हैं, अपने बर्तन लेकर के नहीं चलते हैं, तो अधिकतर उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बच्चे केरला में जो है आपके जैसे बहुत ही फेमस जो है आपके हिल स्टेशन है जैसे कि मुन्नार है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट जो है आपका आता है वहाँ पर जो इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका डिसीजन लिया है केरला हाईकोर्ट ने, बहुत अच्छा डिसीजन है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है।
अगली आपकी न्यूज़ है बच्चे सिंगापुर से आ रही है। सिंगापुर में तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भारत की टीम जो है पहले नंबर पर रही है। अब अगर हम पहले नंबर पर रहे तो आपको पूछा जाएगा भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल जो है भारत ने 9 पदक जीते हैं। 9 में से 2 जो है आपके गोल्ड है, 6 जो है आपके सिल्वर है और 1 आपका ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो इतने मेडल्स के साथ में भारत आपका पहले नंबर पर रहा है। चलिए बच्चे, आज की जो खबरें हैं वो यहीं पे समाप्त होती हैं। ठीक है, उल्लास स्कीम के बारे में आज आपको मैंने बताया है, तो उसे याद रखिएगा। वो आपके स्टैटिक में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे आपको पूछा जा सकता है। कौन से मिनिस्ट्री ने किया है, कौन सा साल में से किया गया है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाना है, तो वो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। भारत को कंप्लीट लिटरेसी की तरफ ले जाने के लिए एक कार्यक्रम है, केंद्र सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके साथ में जो है मर्ज करके इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए, आज की जो खबरें हैं उन्हें यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।